अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई बच्चों, आज 1.5 एक्सरसाइज करेंगे और ये ज़ाहिर है इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अब चूंकि इस चैप्टर में हमने ज़्यादातर जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस उनकी काफ़ी डिटेल में हमने वो चीज़ें समझी हैं। अब उनकी क्या है एप्लीकेशंस हैं। अब एप्लीकेशन जो है वो अक्सर अगेन हम आपस में पूछते रहते हैं कि भाई मैथ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्या फ़ायदा है इसका। तो जाहिर है कि ये फ़ायदा या इस्तेमाल जो है वो हमें बताया जा रहा होता है, सिखाया जा रहा होता है। और मैथ वैसे भी ना मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होता है, उसमें जो है वो साथ फैसिलिटेट करता है मैथ बाकी सब्जेक्ट्स को। जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, पता नहीं क्या कुछ, हर सब्जेक्ट के अंदर मैथ इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो इसलिए मैथ वैसे बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में हमें पता नहीं चल रहा होता। अब यहाँ पे देखें कुछ फ़ायदे या कुछ एप्लीकेशंस हमारे इन्हीं टॉपिक की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की और लॉगरिथमिक की, वो कहाँ पे फ़ायदे हो मिल रहे हैं हमें, कहाँ पे इनका यूजेज हो रहा है, वो हमने यहाँ पे देखना है। अब देखें सबसे पहले है ये ग्रोथ और डिके। ग्रोथ बेसिकली क्या है, कोई भी चीज़ जब ग्रो करती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल किस्म की ग्रोथ जो है, जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है। जैसे 2 लोग हैं तो उनसे 2 और आ रहे हैं, ठीक है, तो वो 4 हो जाते हैं। सो 1 से 2 होना, 2 से 4 हो जाना, 4 से 8 हो जाना, 8 से जो है आगे लेट्स सपोज जो है वो 16 हो जाना, 16 से 32, यानी वो 2 की मल्टीपल की फॉर्म में होते जाना। तो ये चीज़ें बढ़ती हैं, फिर एकदम से शुरू में थोड़ा थोड़ा बढ़ती हैं, बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। और हमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो है वो यही देखा था कि ये एक्सप्लोड करता है, एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जब नीचे कम हो रहा होता है तो जिसको हम डिके कहते हैं, किसी चीज़ में कमी आते जाना, वो भी कमी फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। उसका भी ग्राफ जो है वो जैसे स्लाइड की फॉर्म में बनता था, एसिमेटोट वगैरह। तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज़ हो जाना है पॉपुलेशन के ग्रोथ के अंदर। हम इसको ग्राफ कर लेते हैं, बना लेते हैं एक्सपोनेंशियल को। फिर ये जो रेडियो एक्टिव डिके है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे, यूरेनियम बाकी और चीज़ें जो हैं, तो उनका जो है जब पड़ा पड़ा उसने जो है डिके करना होता है, ठीक है। उसकी हाफ लाइफ होती है कि कितने टाइम फ्रेम में उसने आधा हो जाना है, उससे और आधा हो जाना है। तो वो डिके कमी उसमें आ रही होती है, तो वो भी एक्सपोनेंशियल से शो कराते हैं। फिर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है, बैक्टीरिया भी इसी तरह से ग्रो करता है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है 1 से 2, 2 से 4 एंड सो ऑन, तो वो भी ज़ाहिर है एक्सपोनेंशियल से शो हो जाएंगे। तो ये सारी जो ग्रोथ है ना, उसके लिए देखें ये हमारे पास फार्मूला है एक्सपोनेंशियल का, इसको हमें याद रखना है, देखना है, समझ लेना है। अब देखिए इस फार्मूले में है क्या, n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू पावर के टी। अब इसमें n नॉट जो है वो इनिशियल अमाउंट है, स्टार्टिंग पे वो चीज़ कितनी थी, स्टार्टिंग पे पॉपुलेशन कितनी थी। पॉपुलेशन को ज़हन में रखें, ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल किसी टाउन की पॉपुलेशन 1000 है, ठीक है, तो अब टाइम के साथ साथ उसने बढ़ना है, तो किस तरह से बढ़ना है, क्या चक्कर है, वो सारा कुछ। तो n नॉट जो है उसकी इनिशियल अमाउंट है, और n जो है जो ज़ाहिर है कि फाइनली आ जाती है कि इतने टाइम के बाद कितनी हो जाएगी। तो n जो है अमाउंट इन टाइम t, ठीक है, टाइम t के बाद कितनी। और e जो है, e को हमने बड़ी दफ़ा यूज़ किया भाई, यूलर्स ये नंबर है, कांस्टेंट है 2.71 जो उसकी वैल्यू आती है कैलकुलेटर में, ठीक है, वो लिखी हुई है वहाँ पे, वो हम यूज़ करते हैं। ई की जगह पे वो वैल्यू होती है। ई बाज़ औक़ात वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि ई के साथ ln आ जाता है, उसका अपोजिट, तो वो हिसाब। फिर उसमें ये जो k है, k एक कांस्टेंट नंबर है, और ये कांस्टेंट नंबर जो है ये बेसिकली उसका ना एक किस्म का रेट बता रहा होता है कि किस तरह से ये पॉपुलेशन या कोई भी चीज़ जो है वो ग्रो करेगी या इवन डिके करेगी। जब पॉजिटिव k होता है तो वो ग्रोथ है वहाँ पे, जब माइनस के होता है तो वहाँ पे डिके है, कमी आना उसके अंदर, ठीक है, वो वाली चीज़। और टी डेफिनेटली टाइम है कि कितने टाइम के लिए हम बता रहे हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है, इवन मंथ भी इसमें आ सकते हैं। तो जो भी वो टाइम का इंटरवल है वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, बड़ी आसान सी एग्जांपल है, और चूंकि हमने वही एग्जांपल्स का मटेरियल एक्सरसाइज में सॉल्व करवाना है, तो जब एक्सरसाइज की होगी तो एग्जांपल्स भी इजीली आपको समझ आ जाएंगी। तो एग्जांपल 22 के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है, 23 में है, और देखें 22 वाली जो एग्जांपल है उसमें e की पावर पॉजिटिव है, वहाँ पे k की वैल्यू आ रही है 0.04। तो इसका मतलब ये 4% के हिसाब से, क्योंकि ये 100 पे डिवाइड करते हैं ना, अगर 4% हो 4%, तो उसको 4 को 100 पे डिवाइड करें तो ये नंबर आता है 0.04। समझो ये 4% ग्रोथ है, ठीक है। तो ये इस तरह से, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये ग्रोथ हो रही होगी। तो किसी सवाल में अगर नेगेटिव आता है, ये एग्जांपल 23 में k की वैल्यू माइनस में आई थी, तो इसका मतलब होता है कि उसमें डिके हो रहा है, उसमें कमी हो रही है।
तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब उसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है साउंड इंटेंसिटी की। हमारी जो आवाज़ है, हम बोलते हैं, आवाज़ें डिफरेंट तरह की सुनते हैं, हमारा कान जो है उसका पर्दा जो है वो सुनता है, उसकी इर्ताश, उसकी वाइब्रेशंस जाके टकराती हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो साउंड की इंटेंसिटी है उसको देखा जाता है यहाँ पे। अब साउंड की एक्चुअल में इंटेंसिटी जो एक्चुअल में हमने उसकी यूनिट बनाई हुई है ना, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, 10 की पावर में चली जाती हैं, ठीक है, बहुत सारे ज़ीरोज़ वगैरह लगते हैं। अब बहुत बड़ी वैल्यूज़ हों तो उनको फिर सिंपल फॉर्म में लाने के लिए लॉगरिथम यूज़ किया जाता है। लॉग की जब भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, बताते हैं भाई लॉग क्या चीज़ है, तो उसमें हम यही बताते हैं कि लॉग का ये फ़ायदा हमें मिल रहा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी या बहुत ही छोटी 0.00000 समथिंग इस तरह की छोटी वैल्यूज़, इनको मुनासिब मिकदार में लाने के लिए लॉग यूज़ करते हैं, जो हमारी आम रोज़मर्रा की समझ में हमें वो बेहतर समझ आ जाती है चीज़, ठीक है। तो इसके लिए फिर यहाँ क्या करते हैं कि ये जो हमारी साउंड इंटेंसिटी है, साउंड की जो शिद्दत है, मिकदार है, आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, इसको फिर हम क्या करते हैं, उसका लॉग लेके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक नए स्केल में, जिसको डेसिबल्स कहते हैं, डीबी डेसिबल्स, और यहाँ पे उसको हम एल से शो करवाते हैं, साउंड लेवल को एल से। तो एल इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला है इसका, जैसे हमारा एक्सपोनेंशियल का फार्मूला था, इस फार्मूले को भी हमें याद रखना है। तो एल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। और ये भी हमने ना, ये मेरे ख्याल है 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ये फिजिक्स है सारी, ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर ये सारा होता है। ये जो डिके वगैरह था, ये पॉपुलेशन ग्रोथ, ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी आती है। अब देखें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर मैथ इन्वॉल्व हो रहा होता है। मैथ ने बेसिकली हेल्प करनी होती है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, उनकी चीज़ों को ट्रांसलेट करने की, उनको समझने में हेल्प करता है मैथ। तो बहरहाल तो 10 log आई ओवर आई नॉट। अब एल तो जाहिर है कि इसमें वो साउंड इंटेंसिटी आ गई ना, उसकी जो लेवल है, साउंड का लेवल है डेसिबल्स में, ठीक है। अब 10 जाहिर है वो लॉग के लिए साथ साथ यूज़ करते हैं, लॉग LOG है। आई जो है वो बेसिकली इंटेंसिटी होगी उस वक्त कि जो हम जिस साउंड को हम सुन रहे हैं, जिस साउंड को हम सुन रहे हैं, जिसके मुतल्लिक सवाल है, वो हमारा आई होगा। और आई नॉट होता है जो हमारे कान कम से कम फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, उसकी शिद्दत को सुन सकते हैं, और वो है 10 की पावर -12। ये हमने लिखा है यहाँ पे 10 की पावर -12, और ये इसकी यूनिट होती है वाट पर स्क्वायर मीटर, वाट पर स्क्वायर मीटर, इस तरह से इसकी यूनिट है। ये फिजिक्स में ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन होता है। और इसकी भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 24, 25 और 26, ये 3 एग्जांपल्स जो हैं वो इसकी यूज़ होनी है। सो बेसिक काम वही है कि हमें इस फार्मूले का पता हो, जिस तरह से ये एक्सपोनेंशियल के फार्मूले का हमें पता होना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट फाइंड करना। ये जो बैंकों में हम सूद पे कर्जा लेते हैं या बैंकों को पैसे देते हैं, तो बैंक बेसिकली चलते ही इंटरेस्ट के ऊपर है, जिसको सूद कहा जाता है। आम लफ्ज़ों में सूद ही कहेंगे, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि ये चूंकि मनी के साथ इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, तो इसको सूद जो है प्रॉपर इसको कहा जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट है, इसकी एक किस्म जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जो आपकी इनिशियल अमाउंट है, मसलन आपने 1 लाख रुपया किसी को दिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट है ना, वो एक्चुअल अमाउंट के साथ उसने इकट्ठे हो जाना है। फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद, 1 साल के बाद क्या होगा कि जो एक्चुअल पैसे थे और जो उस पर इंटरेस्ट बना था, फॉर एग्जांपल 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपये इंटरेस्ट बना है, सूद बना है, तो वो 1 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो अमाउंट बन जाएगी 1,10,000। अब अगले साल जो उस पर इंटरेस्ट लगना है वो 1 लाख पे नहीं लगना, 1,10,000 पे लगना है। अब वो जो भी होगा वो फिर उसमें ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली इंटरेस्ट जो है वो जमा होता चला जाता है। ये ऐसे ही है जैसे हमने पैसे जमा कराए हों बैंक में, तो बैंक क्या करता है, हमने 7 साल के लिए हमने छोड़ दिया हुआ है, तो बैंक 1 साल के बाद जो उस पर इंटरेस्ट जमा हुआ है वो उस पर लगा देगा, और अगले साल उन टोटल अमाउंट के ऊपर फिर और लगा देगा। तो इसमें कंपाउंडिंग होती है, इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअल अमाउंट में जमा होता जाता है। ये नहीं होता कि हर साल 1 लाख रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं होगा। हर साल जो इंटरेस्ट आया वो हमने निकलवाना नहीं है, वो बैंक में ही है, एक्चुअल अमाउंट में वो जमा हो जाता है, ठीक है। 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट बनेगा 1,07,000 के ऊपर बनेगा, उसमें और जमा हो जाएगा, फिर अगले साल दूसरे साल जो है 1,14,000 पे या 1,13,000 पे या 15 पे, जो भी है, जितनी भी अमाउंट बनी हो, तो हर साल इंटरेस्ट ने जमा होना होता है। इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये 2 तरह से होगा।
एक होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जी साल के बाद जमा हो जाए, 6 माह के बाद जमा हो जाए, 3 माह के बाद हो जाए, प्रॉपर हमें वो इंटरवल पता चल रहा है कि 3 माह के बाद जमा होना है, 4 के बाद, 6 के बाद, उस तरह से इसको डिस्क्रीट कहते हैं। तो डिस्क्रीट के लिए ना ये फार्मूला है हमारे पास, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन और ऊपर पावर एन टी है। अब P से स्टार्ट लें। P होती है प्रिंसिपल अमाउंट, असल रकम जो हमने बैंक में जमा कराई है या बैंक ने हमें सूद पे वो हमें कर्जा दिया है, जैसे मर्जी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो P जो है वो प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट होती है। A होती है फाइनल। फाइनल का मतलब कि उसमें इंटरेस्ट भी जमा हो गया होगा, ठीक है, सूद भी उसमें जमा हो जाए तो ज़्यादा रकम बढ़ जाती है। तो P जो है वो उसको A जो है वो फाइनल अमाउंट कहलाती है। आर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस हिसाब से बढ़ेगा, कितना सूद देना है, 10% है, 15% है, 20% है, एंड सो ऑन, जितना भी होगा वो परसेंटेज में आएगा और उसको ज़ाहिर हम अशारिये में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 पे डिवाइड करके। वो हर सवाल के अंदर हमने ऐसे ही किया हुआ है। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि कितने देर के बाद, ठीक है, 6 माह के बाद करना है, साल के बाद करना है, उस हिसाब से ये आ जाता है कि कितनी दफ़ा। मसलन 6 माह का करना है तो अगर 3 साल के लिए किया है तो 6 माह का बन जाता है 6 दफ़ा, ठीक है। 1 साल में 2 दफ़ा आता है ना, तो 3 साल का 6 बन जाता है। तो एन उस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और टी जो है वो एक ओवरऑल टाइम है कि ओवरऑल टाइम कितना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल वगैरह वगैरह, वो हम यहाँ से टी की वैल्यू लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास कॉन्टीन्यूस कंपाउंड है। कॉन्टीन्यूस कंपाउंड मज़े की चीज़ है, इसमें यह है कि हर लहजा, हर लम्हा, एवरी मोमेंट जो है वो जो भी सेकंड के छोटे से छोटे हिस्से में भी जो कैलकुलेशन आई है इंटरेस्ट की वो जमा हो रही है उसके साथ, ठीक है। वो सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन रियलिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एक एक सेकंड के बाद, एक एक सेकंड को भी छोड़ दें। ये असल में ये स्मूथ कर्व नहीं जैसे बनती कि आप कुछ भी एनीथिंग छोटे से छोटा भी पॉइंट आ जाए तो उस पर कैलकुलेशन हो रही हो, ठीक है। तो वो ज़ाहिर है हमारे पास आगे जो अगले चैप्टर्स आने हैं इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन के, वो इसी कामों के लिए, ठीक है, कि वो उसमें हर चीज़ स्मूथ होती है, कोई छोटे से छोटी चीज़ को भी नहीं हम छोड़ते होते, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा होता है कॉन्टीन्यूस, मुसलसल ऐड होने वाला। तो उसके लिए फिर फार्मूला जो है, अगेन अब ये फार्मूला डिराइव किया गया, ये वाला फार्मूला इस फार्मूले से, ठीक है। वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लगा के जो हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर में आगे जाके पढ़नी है, ठीक है। तो वो करके, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, यहाँ पे जस्ट फार्मूला है a इज इक्वल टू पी ई रेज़्ड टू पावर आर टी। ये उससे भी छोटा फार्मूला है, आसान है। अगेन a हमारी फाइनल अमाउंट है, p जो है वो इनिशियल अमाउंट है, r इंटरेस्ट रेट है, टाइम जितना उसने दिया होगा 4-5 साल वो हो जाएगा। और इसकी भी एग्जाम्पल्स जो है वो हैं, एग्जाम्पल नंबर 27 और 28। तो चले ये इतनी थ्योरी इनफ है। अब साथ साथ सवाल करते करते भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और सवाल देखते हैं कि ये कैसे हल होते हैं। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। चलें जी, एक्सरसाइज यहाँ से अब शुरू होने लगी है। ये एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या कहता है। अ पॉपुलेशन इज गिवन बाय दिस वन। एक पॉपुलेशन किसी भी एरिया में उसकी जो ग्रोथ है वो इस फार्मूले से हम उसको शो करवा रहे हैं। ये उसका मॉडल होता है। बेसिकली हम मॉडल बनाते हैं कि किस तरह से इनकी पॉपुलेशन ग्रो करनी है, वो हमें मॉडल दिया हुआ और इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। हमें यहाँ फार्मूला याद रख के लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, फार्मूला बना बनाया उसने दे दिया है। देखें n इज इक्वल टू, यहाँ n नॉड होता था तो वो पहले से उसने 300 दे दिया है। k की वैल्यू भी उसने दे दी है 0.02, यानी 2% का हिसाब से बढ़ रही होगी। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट दी हुई हैं। वे t इज मेजर्ड इन आवर्स, और टाइम जो है वो हमारा किस में होना चाहिए, घंटों में होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द टाइम, टाइम को ही कैलकुलेट करना है। व्हेन पॉपुलेशन बिकम्स 600, पॉपुलेशन पहले कितनी थी 300, अब कितनी फाइनल हो जाए 600, तो फिर उस टाइम कितना होगा, टी हमने कैलकुलेट करना है। और ये एन हमने बताया ना कितनी हो जाती है चीज़ फाइनल, तो फाइनल उसने दे दिया 600, तो बस चीज़ ठीक है, इस n की जगह पे 600 लगाएंगे और इसको कैलकुलेशन जो है वो बड़े आराम से हो जाएगी। सो देखिए सवाल किस तरह से हल करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन n इज इक्वल टू दिस वन, ये हमें दिया हुआ चीज़ बड़ा प्यारा सा करके हम उसको लिख लेंगे एज n इज इक्वल टू 600। चूँकि हमें पता है कि n की वैल्यू 600 है तो n की जगह पे हमने 600 पुट करा देना है, बाकी सारा वैसे का वैसा ही। ये मैं खुद पहले से इसलिए लिखता हूँ कि ये नोट्स भी बन जाते हैं और ज़रा ना ये प्यारा प्यारा हो जाता है, मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें टाइम भी कम कंज्यूम होता है क्योंकि छोटे मोटे जो स्टेप्स होते हैं वो तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सेकंड ईयर में
वो छोटी क्लासों में तो होता है ना, एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। तो ये जस्ट आपको आइडिया देना, बाकी तो हल आप लोगों ने खुद कर लेना होता है। सो देखें, अब ये हो गया, अब ये 300, अब बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हमने टी को अकेला करना है, आज़ाद करना है। तो ये 300 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर 2 हो जाएगा अगले स्टेप में। और अब देखें, चूंकि यहाँ पे सिंगल अमाउंट आ गई और इधर भी ई अकेला है, ई के पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या करता है, ई का जो दूसरा सुतेला भाई है, लॉग एल वाला लॉग, नेचुरल लॉग, उसको हम यूज करेंगे। LOG नहीं यूज करना, क्योंकि ये ई जो है वो स्पेशल उसी के लिए होता है, LN के लिए। तो बहरहाल टेकिंग LN यानी कि लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी LN लिख देंगे, इधर भी LN लिख देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कैलकुलेटर में हमारे पास LN और LOG दोनों मौजूद है। तो LN को बटन को दबाएं, 2 लिखें, इक्वल टू दबाएं, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि ये पावर जो है सारी शुरू में चली जाएगी और LNF जो है उसके साथ हो जाएगा। तो ये देखें, ये वाला स्टेप जो है वो हमारा बन जाता है। LNF2 की वैल्यू लिख ली और ये पावर पीछे चली गई, LNF। अब LNF 1 होता है, 0 नहीं होता, 1 होता है। तो 1 जो है किसी कोई भी चीज़ उससे मल्टीप्लाई हो तो वही रहती है। तो ये अमाउंट आ जाएगी, ये समझे ख़त्म हो गई। आगे हर सवालों में इसी तरह से हम इसको ख़त्म करा दिया करेंगे। तो ये अमाउंट आ गई। अब देखें, यहाँ से टी बड़े आराम से कैलकुलेट हो सकता है, 0.02 जाके उसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करके 34.66, और इसको चूंकि हमने आवर्स में बताना था, उसने कहा हुआ था ये घंटे होते हैं। तो इस तरह से पीछे आंसर 6-7 है, लेकिन आई थिंक इतना ही बनता है, राउंड ऑफ करके इतना ही बनता है। लेकिन अगेन वो बिल्कुल पास पास ही है, तो दोनों आंसर्स ओके हैं। तो ये देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मुकम्मल। अब ये सवाल इतने इतने ही हैं, छोटे छोटे ही हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, बिल्कुल वैसे ही होगा, बस हल्का फुल्का चेंज होना है। अब कल्चर ग्रो, अब कल्चर का मतलब वही बैक्टीरियल कल्चर, बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है ना, जैसे दूध से दही बनाते हैं तो थोड़ी सी जाग लगाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा बैक्टीरिया डालते हैं उसमें और कुछ टाइम देते हैं, तो बैक्टीरिया इतना ग्रो करता है कि पूरे दूध के अंदर छा जाता है और वो हर जगह वो दही बना लेता है। तो बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करता है इस तरह से, तो ये उसकी वो बात कर रहा है। अ कल्चर ग्रोज अकॉर्डिंग टू दिस वन। अब ये इसका मॉडल है, ये इसका फार्मूला है कि इस हिसाब से उसने ग्रो करना है। अब इसमें सिर्फ हमें शुरू की वैल्यू दी हुई है n नॉट, ठीक है, ना हमें k का पता है ना t का, लेकिन आगे वो बताएगा। वे t इन आवर्स, t भी अभी यहाँ पे घंटों में ही है। आफ्टर 10 आवर्स, अब t की वैल्यू दे दी उसने कि t कितना है, 10 घंटे। पॉपुलेशन बिकम्स 250, यानी n जो है वो 250 हो जाता है, ठीक है। तो वो t भी दे दिया, n भी दे दिया, तो k फाइंड करने के लिए कहेगा फाइंड ग्रोथ कांस्टेंट k को आप कैलकुलेट करें। तो जस्ट वैल्यूज लगानी है, हल कर लेना है। सबसे पहले तो उसका फार्मूला या मॉडल जो है वो लिख लेंगे। अब जो चीज़ें गिवन है वो लिख लें, n 250 है, t 10 है, तो आप लगाएं n की जगह पे 250, t की जगह पे 10 लगाएं। बिल्कुल देखें वैसे का वैसे स्टेप्स बनाने हैं। फिर उसी तरह 150 ने जाके उधर डिवाइड करना है, तो 150 से कैलकुलेटर में आप उसको डिवाइड करा लें। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी, 1.666 एंड सो ऑन। इस तरह से करके उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये अब अगेन वही बात है, ई है तो ln ले लें दोनों तरफ, तो इधर भी ln उधर भी ln यूज कर दें। अब अगेन पावर पीछे, अब देखें ये स्टेप्स हर दफ़ा वही होने हैं, तो पावर पीछे आ जाएगी, ln ऑफ ई हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। और फिर वही बात, इसने 1 हो जाना है, 10k इज इक्वल टू दिस वन, और फिर 10 ने जाकर डिवाइड करना है, तो 0.05108। अब ये 8 है ना, तो 8 को राउंड ऑफ करके इस 0 को 1 बना लें, तो तकरीबन ये वैल्यू आती है k की। चले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अगेन यूरेनियम या उस तरह की कोई चीज़, वो डिके करता है। ज़ाहिर इसने कमी आनी होती है इसके अंदर, एज दिस वन। अब अगेन ये इसका फार्मूला है, इसका मॉडल है, वे टी इज़ इन आवर्स, टी जो है वो घंटों में है। फाइंड द टाइम, टाइम को ही कैलकुलेट करना है। व्हेन द अमाउंट रिड्यूसेस टू 200, अमाउंट कम को हो के कितनी हो जाए, 200 हो जाए। अब अगेन ये फाइनल अमाउंट है, यानी n की वैल्यू जो है वो 200 आ जाएगी इस n की जगह पे। तो बस ठीक है, उसी तरह से करेंगे, मॉडल को या फार्मूले को लिखेंगे। n जो है हमारा 200 है, उसको पुट करवा दें, तो 200 इज इक्वल टू दिस वन। देखें प्रॉपर स्टेप्स बनते हैं ना इस तरह, आप लोगों को भी प्यारा प्यारा नजर आता है। ओके, तो अगेन 800 जाके डिवाइड करेगा 1/4, या उसको और कर लें, अशारिये में ले आएँ, तो 0.25। उसी तरह से देखें अकेले अकेले हो गए, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, वही स्टेप्स इधर बनाएंगे, पावर ने शुरू में आ जाना है, ठीक है। सेम गिने चुने स्टेप्स हैं वो आपके सामने है,
एल एन ले लेंगे उसका वैल्यू का, तो वो ये आ गई माइनस 1 पॉइंट समथिंग। इधर भी माइनस आ रहा है तो ठीक है, दोनों तरफ से माइनसेस कट जाएंगे। फिर टी भी अकेला होना है तो इसने जाकर डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके 27.726। अब ये 6 है तो इसको 3 कर ले, राउंड ऑफ कर ले, ठीक है। तो 27.73 आवर्स। अब यहाँ पे वो मिनट शिनट नहीं बनाए हुए तो बस ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं, इतना आंसर इनफ है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में क्या कह रहे हैं, अ सब्सटेंस डिके। अब ये अगेन डिके वाला है, ठीक है, चीज़ों ने कमी आनी है। अकॉर्डिंग टू दिस वन, ये उसका मॉडल है, टी घंटों में है। आफ्टर 8 आवर्स, टाइम कितना हो गया जी, 8 हो गया। द अमाउंट बिकम्स 400, एन ने 400 हो जाना है, बिल्कुल वही चीज़ है। फाइंड द के कांस्टेंट के। अब यहाँ पे के फाइंड करना है, तो मॉडल को हमने लिख लिया, एन की वैल्यू टी की वैल्यू लिख ली, स्टेप्स बनाने हैं, ठीक है। स्टेप्स बना के और फिर एन की जगह पे 400 और टाइम की जगह पे 8। अब वही बात, 600 ने जाके 400 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके ये बन रहा है 2/3। तो 2/3 का भी आप पॉइंट, क्योंकि पॉइंटों में लॉग लेना इजी हो जाता है ना एल एन, तो पॉइंट बना लें। लेकिन अगेन यही कोशिश करें कि जब भी आपके पास पॉइंटों में वैल्यू आए तो वो जो वैल्यू है ना वो 4, 5, 6 वैल्यूज़ ले लिया करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हों उतना एक्यूरेट आंसर आता है, ठीक है। तो इसलिए 0.666 करके 4, 5 दफ़ा 6 कर दें। अभी इसको राउंड ऑफ ना करें क्योंकि अभी इसकी और कैलकुलेशन होनी है। वैसे इसको राउंड ऑफ करके 0.67 हम कह देते होते हैं, लेकिन जब वो फाइनल जब होता है, एंड होता है, क्योंकि उसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं होती, वहाँ पे इस तरह करते हैं। टेकिंग एल एन, दोनों तरफ एल एन को हम यूज़ करते हैं। 8 के अगेन शुरू में आ गया एल एन ई, बिल्कुल हर चीज़ वही है। इसका एल एन माइनस में आ रहा है, 8 जाके उसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करके ये माइनस 0.0568। अब अगेन 8 को करके 6 को आप 7 बना दें, तो ये देखें आपके सामने वैल्यूज़ बन जाती हैं, तकरीबन माइनस 0.0507। चले क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ साउंड। अब साउंड की तरफ चले गए। पहला हमारा जो फार्मूला था n = n नॉट वाला, e की पावर वाला, उसके सवाल फिलहाल ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे पास ये साउंड लेवल वाला जो लॉग वाले सवाल थे वो आ गए हैं। अ साउंड हैज़ इंटेंसिटी दिस वन। अब ये उसकी इंटेंसिटी जो है उसने दे दी है I = 10 की पावर -6। ये 7 यूनिट है, उसको छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। एंड रेफरेंस इंटेंसिटी वही जो कम से कम इंटेंसिटी है, यानी कि आई नॉट वैसे भी याद होनी चाहिए, वरना वो सवाल में भी वैसे दे रहा है, लेकिन याद होनी बेहतर है। 10 की पावर -12, ये आपने याद रखना है, ये फिजिक्स में भी काम आती है। तो 10 की पावर -12 वाट पर स्क्वायर मीटर। करना क्या है, फाइंड द साउंड लेवल इन डीबी। डीबी जो है साउंड लेवल, यानी एल जो है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि एल जो है वो साउंड लेवल डीबी होता है, डेसिबल्स। ये मैं भी जब वीडियो की एडिटिंग करता हूँ ना, तो आवाज़ की अपनी आवाज़ की अलग से एडिटिंग करता हूँ, ताकि आवाज़ आप लोगों को ज़रा बेहतर आए। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे होंगे वो एडिटेड आवाज़ है, ठीक है, थोड़ी बेहतर आवाज़ होती है, थोड़ा ऊंचा कर लिया जाता है एंड सो ऑन। तो उसमें भी जब मैं उसको करता हूँ ना, आवाज़ थोड़ी मध्यम होती है अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने उसको वहाँ पे एडिट करना होता है, ठीक है, ऑडासिटी के अंदर एडिट करता हूँ, तो उसके डेसिबल्स को बढ़ाता हूँ, को 6-7 डेसिबल्स जो है मैं इंक्रीज़ करता हूँ, फिर वो एक बेहतर लेवल पे आते हैं और फिर वो करते हैं, तो उसमें डेसिबल्स आ रहे होते हैं, तो वही है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना होता है ताकि बेहतर आवाज़ आपको आए, ज़्यादा बेहतर आए उस तरह से। ओके, तो ये चीज़ है। तो अब इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम पहले लिख लेंगे। आई दिया हुआ है उसने 10 की पावर -6, आई नॉट दिया हुआ है 10 की पावर -12। अब उसका जो फार्मूला है, जो मॉडल है, वो हम लिख लेंगे, L = 10 log I/I नॉट। डेफिनेटली इस फार्मूले को हमें याद रखना है। ओके, अब L कैलकुलेट करना है, 10 वैसे ही जस्ट I और I नॉट की वैल्यूज़ लगनी है। तो I जो है 10 की पावर -6 है, वो 10 की पावर -12 है। अब इसको हल कैसे करना है, सिंपल बात है, इनकी 10 की पावर्स को इकट्ठा करें, जो नीचे वाली पावर है उसको ऊपर ले आए। अब बेस एक जैसी है ना, तो पावर्स ऊपर नीचे जा सकती हैं, तो नीचे -12 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +12। तो देखें +12 वो मैंने शुरू में लिख लिया, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव शुरू में लिख लिया तो अच्छी बात है। तो 12 और ऊपर जो -6 था उसके साथ आ गया, तो पहला स्टेप ये हो गया। अब 12 में से 6 निकाल दें, 6 पावर आ गई, ठीक है। अब 6 पावर है, ठीक है, बेस के ऊपर पावर है, तो आपको पता है लॉग है पीछे, तो पावर को हम शुरू में ला सकते हैं। तो 6 जो है वहाँ से उठ के पीछे आ जाएगा, पीछे उसके साथ 10 मौजूद है, 10 के साथ 6 ज़रब खाएगा तो 60 हो जाएगा। अब ये देखें लॉग 10 जो है वो 1 हो जाता है। अगेन LOG जो लॉग है उसकी बेस हम 10 लेते हैं, तो ये हमने पीछे बड़ी दफ़ा पढ़ा है कि जो बेस हो वही नंबर हो तो उसका आंसर 1 आता है।
ये आप कर सकते हैं, LOG 10 करें, आंसर 1 आ जाएगा कैलकुलेटर में, जाहिर है तो वो 1 होता है। तो ये 1 है तो 10 6 जाहिर है वो 60 हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू 60 जो है ये हमारे पास डेसिबल्स आ जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अ साउंड हैज़ लेवल L इज इक्वल टू 80 डेसिबल। अब उसी फार्मूले को थोड़ा आगे पीछे वो करेगा, डिफरेंट चीज़ें। अब यहाँ डेसिबल्स जो हैं वो दे दिए हैं उसने, L की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और आई नॉट भी जाहिर है पहले से ही हमें पता होता है, 10 की पावर -12 जो है वो मौजूद है। फाइंड इंटेंसिटी, आई फाइंड करना है, ठीक है, आई नॉट है, आई फाइंड करना है हमने। तो L दिया हुआ है, आई नॉट दिया हुआ है, फार्मूला हम उसका लिखेंगे। L की जगह पे 80, ये 10 है, लॉग आई ओवर आई नॉट। आई चूँकि अननोन है वो वैसे ही रहेगा, आई नॉट की वैल्यू हम लगा लेंगे। अब वही बात, इसको अकेला करना है, किसी तरह आई जो है वो आज़ाद हो जाए, लॉग से बाहर निकल जाए। तो स्टेप बाय स्टेप, पहले 10 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके उसको डिवाइड करेगा, 8 हो जाएगा। अब लॉग है ना, तो लॉग का अपोजिट एंटी लॉग होता है, ठीक है, या वो जो कहते हैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस वाली चीज़ को, लॉगरिथमिक चीज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। इसकी बेस 10 होती है ना, वो अंडरस्टूड होती है, यहाँ लिखी नहीं होती। तो फिर ज़ाहिर है वो बेस को लेके इसकी पावर बनाते हैं, यानी बेस और ये पावर 10 की पावर 8 बनेगा और ये अमाउंट जो है वो आज़ाद हो जाएगी, अकेली हो जाएगी। अब 10 की पावर 8 है, नीचे ये देखें 10 की पावर -12 है। अब नीचे डिवाइड कर रही है ना, तो दूसरी तरफ जाके उसने मल्टीप्लाई की शक्ल में आना है, तो उधर मल्टीप्लाई की शक्ल में। अब यहाँ देखें बेस एक जैसी है 10, तो पावर्स इकट्ठी हो सकती हैं, 8 और -12 इकट्ठे हो जाएंगे। तो 8 - 12 कितना होता है? -4। तो ये देखें हमें आंसर मिल गया। इंटेंसिटी कितनी आ गई? 10 की पावर -4 वाट पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्या है? अ क्वांटिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस वन। अब अगेन हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल जो है वो एक मॉडल आ गया, n = 500 e की पावर kt इफ़ n = 250। अब अगेन वही बात, 250 का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिके हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। तो n की जगह पे हमने 250 लगाना है, t जो है वो 5 है, यहाँ 5 लगा लेंगे और डेफिनेटली पीछे फिर k ही रह गया, तो k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। द वैल्यू ऑफ k, वो k हमने फाइंड करना है। तो उसी हिसाब से सबसे पहले आपने मॉडल को लिखना है, n की जगह पे 250 है और टाइम की जगह पे 5 लगा लेना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले सवाल हल किए। 500 ने जाकर डिवाइड करना है, डिवाइड करेगा 0.5 आ जाएगा। और अब चूँकि देखें आज़ाद हो गया ई, तो अब दोनों तरफ जो है हमने ln जो है वो ले लेना है। तो इधर भी ln लिख दिया, इधर भी ln लिख दिया। पावर ने 5k ने शुरू में आ जाना है और ये जो 0.5 है उसका ln हम फाइंड कर लेंगे, वो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखें मैंने पॉइंट के बाद काफ़ी सारी वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। इधर 5k शुरू में आ गया हुआ है, तो ln ऑफ e ने 1 हो जाना है और 5 ने फिर जाके उसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेगा तो -0.1386, तो ये हमें k की वैल्यू मिल गई। ये उसका पार्ट नंबर 1 है। अब एक और पार्ट उसने साथ दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2। यहाँ पे कह रहा है द क्वांटिटी फाइंड करें n when t = 10, यानी ओरिजिनल जो आपके पास मॉडल है उसको दोबारा सामने रख लें और वहाँ पे क्या करें कि आपने n फाइंड करना है, वो एज इट इज़ आएगा और t की जगह पे आपने 10 यूज़ करना है। अब k की वैल्यू चूँकि आप ये कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को आपने यूज़ कर लेना है k की जगह पे, ठीक है। तो -0.1386 जो है उसकी जगह पे लगा देंगे, ठीक है, ये लग गया। अब 10 से मल्टीप्लाई कर ले पहले उसको, तो ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद आपने कैलकुलेटर में e की पावर ये कैलकुलेट कर लेना है। अब कैलकुलेटर में जो e है ना वो कहाँ पे है, वो देखें इस जगह पे है। ये जो ये वाला बटन है ना, इसके ऊपर पाई और e जो है वो बना हुआ है। सॉरी, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला बटन, इसके ऊपर ये पाई और ई जो है वो बना हुआ है। तो ये जो एक तो शिफ्ट के साथ पाई आ जाता है और जो अल्फ़ा दबाएंगे ना, ये वाला अल्फ़ा दबा के ये करेंगे तो देखें ई आ जाता है। और ई की पावर करनी है तो यहाँ पे ये एक्स के पावर बनी हुई है, ऐसे दबाएंगे तो देखें वो पावर की चीज़ बन जाएगी। अब इसकी जगह पे आप जो उसकी पावर है वो लिखें और इक्वल टू दबाएं तो आपको वो वैल्यू दे देगा। 0.25 उसकी वैल्यू आ गई और उसको फिर 500 से हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो n = 125 ये हमें वैल्यू मिल जाती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? कहता है जी 2 साउंड्स हैव इंटेंसिटी I1 एंड I2। अब यहाँ पे 2 साउंड्स है हमारे पास, एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरी की इंटेंसिटी I2 है, सच दैट L1 यानी दोनों के जो डेसिबल्स हैं वो बता दिए, ठीक है, उसका जो साउंड का लेवल है वो बता दिया। L1 85 है और L2 जो है वो 65 है, डेफिनेटली ये बड़ा है। फाइंड द रेशो I1 ओवर I2।
यानी I1 I2 दोनों की इंटेंसिटीज़ की रेशियो बनानी है, और I0 ज़ाहिर है जैसे पहले से हमें पता होता है 10 की पावर -12 वो हमारे पास मौजूद है। अब चूंकि दो आवाज़ें हैं ना, तो दोनों आवाज़ों का अलग-अलग फार्मूला लगा लेंगे, फिर उनकी रेशियो बना लेंगे, इजीली काम हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल फार्मूला है सबसे पहले तो वो हम लिखेंगे ना जब सोल्यूशन फाइंड करने लगे हैं। तो L = 10 और ये सारा कुछ फार्मूला लिख लिया। अब जो पहली साउंड है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए 1 1 यूज़ किया उसने, तो L के साथ भी 1 लगा लेते हैं, I के साथ भी 1 लगा लेते हैं। I0 तो वही रहना है ओरिजिनल, बाकी 10 log वो सारा वैसे ही रहना है। अब L1 की वैल्यू उसने दी हुई है 85, वो हम लिख लेंगे, बाकी सारा वैसे ही लिख देंगे और इसको कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो सेकंड साउंड है उसके लिए भी यही प्रोसेस करेंगे। सेकंड के लिए ज़ाहिर है 2 2 यूज़ कर लेंगे, L के साथ 2, I के साथ 2। अब L2 की वैल्यू उसने दी हुई है 65, वो यूज़ करेंगे, बाकी सारा वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये करेंगे कि ये जो दोनों इक्वेशनें हैं ना, इनको कराते हैं सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट क्यों करवाना है, माइनस क्यों करवाना है, इसलिए कि आपने लॉग का कानून पढ़ा होगा कि लॉग में जब दो डिफरेंट लॉग आते हैं और दरमियान में माइनस आता है, तो जब उनको एक सिंगल लॉग बनाते हैं तो माइनस वाली चीज़ क्या हो जाती है, डिवाइड में जाती है। और डिवाइड में जाने का फ़ायदा क्या होगा कि हमारी ये जो रेशियो है ना, जो फाइंड करनी थी I1 / I2, तो वो I1 ऊपर I2 नीचे दोनों डिवाइड की शक्ल में वो फिर आ जाएंगे। तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। इक्वेशन 1 पहले होनी चाहिए ताकि वो ऊपर आए, I1 ऊपर आए, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इसको इसमें से, यानी 85 - 65 और फिर ये सारा माइनस ये सारा। ज़ाहिर दोनों साइडों ने फिर सब्ट्रैक्ट होना होता है ना, तो ये चीज़ हम देखें अगले स्टेप में अंदर हम ये बना रहे हैं। 85 में से वो माइनस हो गया, 10 log देखें I1 वाला पहले है और I2 वाला आगे लिख दिया। अब इसको हल करना है, ये तो ज़ाहिर है माइनस हो के 20 हो जाएगा। अब देखें इनमें 10 कॉमन है, ठीक है, दोनों में 10 10 आ रहा है, 10 शुरू में रखें, log this one वो आप लिख लें। अब देखें दोनों लॉग्स के दरमियान माइनस आ रहा है, तो माइनस का हमने यही पढ़ा था कि इसको आप ओवर में बना सकते हैं। तो ये चीज़ ऊपर आएगी, ये चीज़ उसके नीचे आ जाएगी और एक सिंगल लॉग आएगा, क्योंकि ये वापस हम जा रहे हैं ना लॉग के फार्मूले में, सेकंड फार्मूला लॉग का, ठीक है, हमने पढ़े हैं पीछे फार्मूले, पीछे 10 9 10 में भी थे ये फार्मूले। तो बहरहाल तो इस तरह से ये आ जाएंगे। अब ये देखें, ये ऊपर भी चूंकि ओवर बना हुआ है, नीचे भी ओवर बना हुआ है, और I0 दोनों एक सेम पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो जब सेम पोजीशन पे होते हैं और हैं भी एक जैसी चीज़, तो वो आपस में कटनी चाहिए, कट जाते हैं। तो I1 / I2 जो है वो जस्ट हमारे पास रह जाएगा, जो कि अब आसानी होगी, जो फाइंड करना है वो चीज़ बन गई है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करवाते हैं। एक तो ये 10 जाके उधर 20 को डिवाइड करेगा ना, तो ये स्टेप मैंने यहाँ वो मिस हो गया था, तो मैंने यहाँ कर दिया। 20 को ज़ाहिर है 10 ने डिवाइड करना है तो 2 ही आना है ना, 2 आ जाएगा। सो 2 log ऑफ दिस वन। अब जब इस फॉर्म में आ गया तो ये फिर वही बात आ गई कि ये लॉग की शक्ल में है, तो इसको एक्सपोनेंशियल बना ले। इसकी बेस 10 है तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, ऐसे लिखा, और ये जो नंबर है उसका आज़ाद हो जाएगा। जैसे लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल इसी तरह से बनाते हैं। अब ये बन गया। अब 10 की पावर 2 कितना होता है, 10 को 10 से ज़रब दे दो, उसमें 100 हो जाना है, 100 हो जाना है, तो वो 100 लिख देंगे। और ये I1 / I0 देखें हमारी रेशियो बन गई, डेवलप हो गई। तो ये इतना सा काम है। तो ये स्टेप्स थोड़ा से गिने चुने हैं, इनको ज़रा देख लें, प्रैक्टिस कर लें, और इस तरह से हमने इसको करना है। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब ये एक नया मेथड आ गया, वो जो हमने एंड पे पढ़ा था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उसके सवाल, उसके फार्मूले। अ सम ऑफ ₹4000, 4000 रुपये जो है वो क्या किया हमने, उसको इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट यही है कि बैंक में जमा कराए हैं या किसी कारोबार में हमने 4000 लगाए हैं। अब कारोबार से जो मुनाफा होता है उसको भी इसी शक्ल में या इसी फार्मूलों से हम कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम चीज़ है। बैंक भी तो मुनाफा ही कमा रहे होते हैं ना, तो सेम चीज़ होती है। तो 4000 हमने इन्वेस्ट किया है, तो मतलब ये जो 4000 है ये हमारा पी है, प्रिंसिपल अमाउंट, असल रकम। तो पी जो है वो 4000 ऐसे साथ साथ लिखते जाएंगे। एट 6% पर एनम, एनम कहते हैं साल को, फी साल, हर साल के हिसाब से 6%। तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसको आपने 0.06 लिख लेना है। तो ये कैसे हुआ, 6 को हमने किस पे डिवाइड किया, 100 से। 6/100, परसेंटेज 100 में से होती है ना, तो जब परसेंटेज का सिंबल ख़त्म करते हैं तो 100 पे डिवाइड करते हैं, तो 100 पे डिवाइड कर ले, 0.06 आ गया, ठीक है। कंपाउंडिंग एनुअली फॉर 3 years, टाइम भी साथ उसने बता दिया कि टाइम कितना है भाई, 3 साल तक उसका चलना है,
ठीक है। और जो कि हर साल के साल है तो n कितना है, 1, ठीक है, एक दफ़ा n। सो फाइंड द फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट ए जो है हमने कैलकुलेट करना है। अब चूंकि जो चीज़ें हमें उसने दी हुई थी ना वो हमने ऐसे सेपरेटली लिख ली। P 4000 है, R की वैल्यू, T की वैल्यू और N की वैल्यू भी 1 आया हमारे पास। अब फार्मूला लिखेंगे, A इज इक्वल टू दिस वन, फार्मूला लिखा, P की जगह उसकी वैल्यू, R की जगह 0.06, N की जगह पे 1, N की जगह पे यहाँ 1, T की जगह पे 3। प्रॉपर जहाँ जहाँ जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे लगा दें। अब इसको हल करते पहले तो ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना, 3 1 ज़ार 3, इधर भी देखें डिवाइड होता है। अगर नीचे n की जगह कोई और नंबर होता, यहाँ पे चूंकि 1 है तो उसमें बेचारे ने क्या डिवाइड होना है, 0.06 ही रहेगा और 1 में जमा होना है। कैलकुलेटर में करके देखें, 1 प्लस 0.06 तो वो 1.06 बन जाएगा। अब कैलकुलेटर में इसी की आप पावर लें, 3 पावर, 1.06 की 3 पावर, ये भी इजी है, कैल पावर आप ले सकते हैं। तो 1.191016, अगेन पॉइंट के बाद चीज़ें ज़्यादा, और इसको आप 4000 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप, पहले पावर, फिर अंदर जमा, फिर उसकी पावर कैलकुलेट करें एंड सो ऑन। तो ये 4764.06। तो ये देखें 4000 एक्चुअल अमाउंट थी तो 764 रुपीज़ जो हैं उसमें 3 साल के बाद टोटल उसको इतने मिल जाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ सम ऑफ ₹5000। अब यहाँ पे 5000 रुपये है तो इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है P वो हमारी कितनी है, 5000, बिकम्स दिस वन, इतने बन जाते हैं। तो ये फिर A आ गया, जो बनते हैं वो यहाँ पे उसने खुद ही बता दिए हैं तो वो हम वैल्यू उसकी लिख देंगे, A इतनी है। व्हेन इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसने बता दिया है, उसको भी बता रहे 100 पे डिवाइड करके 0.08 लिख लेंगे। फाइंड टाइम T, तो T हमने कैलकुलेट करना है। तो ठीक है जी, वही फार्मूला हम लिखेंगे, फार्मूला लिख लिया। अब वैल्यूज़ लगनी है तो A की जगह वो वैल्यू, ठीक है, जो बन जाती है रकम, P की जगह पे वो जो 5000 जो इन्वेस्ट किया है, 1 प्लस R उसने दिया हुआ 0.08, N यहाँ पे फिर 1 यूज़ करेंगे, इधर 1, और T हमने कैलकुलेट करना है। तो हल करते हैं इसको। 5000 अगेन इधर मल्टीप्लाई है, पहले इसको इधर ले जाएं, डिवाइड करवाएं, डिवाइड कराएं प्रॉपर कैलकुलेटर में, वो ये वैल्यू मिल जाएगी। अंदर भी ये 1 और ये 0.08 ऐड होके 1.08 हो जाएगा। उसके ऊपर T पावर है, T तो हमें कैलकुलेट करना है। जब यहाँ पहुँचेंगे तो चूंकि T पावर में है और उसको सीधा होना चाहिए तो उसके लिए सिंपल हमारे पास रूल है लॉग का, तो दोनों तरफ लॉग ले लें। ln ही लें, ज़्यादा बेहतर है। log भी लिया जा सकता है लेकिन ln ओके है, ln लेना चाहिए, मैक्सिमम हम ln को ही लेके चलते हैं। तो इधर भी ln जब लेंगे तो पावर ने शुरू में आ जाना है, इधर भी ln लिख देना है। अब इसका ln कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में, वो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका जो ln आएगा उसने उसको जाके डिवाइड करवा देना है, तो जस्ट डिवाइड करा दें 3.05। तो ये 0.05 है तो तकरीबन 3 साल, क्योंकि ये टाइम है ना तो ईयर्स में कैलकुलेट करना था, तो ये तकरीबन 3 साल ही बनते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया मुकम्मल। अब 11 को ज़रा देखें, ये छोटे छोटे ही सवाल हैं, ज़्यादा काम तो इसमें है कोई नहीं है। 11 में कह रहे हैं सम ऑफ ₹3000। अब यहाँ पे 3000 रुपये हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट P हमारी 3000 होगी। इज़ इन्वेस्टेड एट 5%, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05, कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली। अब जब कॉन्टीन्यूसली का वर्ड इस यूज़ करेगा तो हमने फार्मूला चेंज कर लेना है, E की पावर RT वाला फार्मूला, 1 प्लस n वाला वो वाला नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो उसमें गैप्स आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो स्पेशली बताता है, ये यहाँ से याद रखना है कि ये कॉन्टीन्यूसली कहेगा मुसलसल, तो इसके लिए फिर वो फार्मूला। और टाइम कितना है जी, 4 साल, तो वो हमने लिख ली चीज़ें और फार्मूला लगा लिया, A इज इक्वल टू P E रेज़ टू पावर RT। अब चूंकि A कैलकुलेट करना है जी फाइनल अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो P की जगह पे, R की जगह पे, T की जगह पे वैल्यूज पुट करा दें। अब सिंपल सा काम है, पहले 4 से इसको ज़रब दे लें, 0.2 आएगा। अब कैलकुलेटर में E की पावर 0.2 करें, 1.2214 आएगा और उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3664 वगैरह जो वैल्यू है उसकी बन जाएगी। तो देखिए सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये आई थिंक लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या है, एन अमाउंट ऑफ 2000, अगेन प्राइमरी जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमारे पास 2000 है, बिकम्स इतनी, तो ए जो है वो चीज़ बन जाएगी। अंडर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग अगेन ई रेस्ट पावर RT वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो है वो 6% है, यानी 0.06, और टाइम यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है, तो वही फार्मूला हमने पिछले सवाल वाला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करवाएंगे, 2000 जाके उसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 1.66,
ठीक है। इधर e की पावर दिस वन है, अगेन दोनों तरफ ln को यूज़ करें, t ने शुरू में आ जाना है, ln ऑफ e ने 1 हो जाना है, ln ऑफ दिस वन करें वो ये वैल्यू, और 0.06 जाके उसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करके 8.44, पीछे 8.42 लिखा हुआ है, 42 नहीं बनता, 44 ही बनता है, आप खुद कैलकुलेट करके देखें, मैंने देखा है वो नंबर्स कम ज़्यादा करके भी, लेकिन यही आता है आंसर, तो ये आंसर सही है। तो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई मुकम्मल। चैप्टर 1 है हमारा कंप्लीट हो गया, 5 एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है चैप्टर डिफ्रेंसीशन, वो करेंगे इंशाल्लाह, और उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी डेप्थ लेके पढ़ेंगे। तो फॉलो करते रहें, ठीक है जी, लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, अगर ज़ाहिर है आप चाहते हैं कि वो लोग भी थ्योरी के साथ समझें, आपको समझ हो कि चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं वो है क्या। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।